स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। हम लोग चर्चा करेंगे 22 और 23 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो क्लासेस पिछले 4-5 दिनों से आ नहीं रही थी, कुछ गंभीर स्वास्थ्य कारणों से, और वापस से हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ पर देखा जाए आज ही के दिन आपको 22-23, 24-25 और 26-27 तीनों वीडियो मिल जाएंगे, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि कोई भी करंट अफेयर टॉपिक आपका यहाँ पर छूटेगा नहीं और पूरा वीडियो भी कंप्लीट किया जाएगा। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे 22 और 23 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो बहुत लंबा ना हो इसी वजह से देखा जाए तो जो वीडियो है उनको अलग अलग तोड़ के हमने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। ठीक है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एलडी ग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए वीडियो क्लास इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में क्या क्या हमने देखा था। तो टेस्ला ने भारत में अपना पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्टार्ट किया है? गुरुग्राम के डीएलएफ होराइजन सेंटर में लॉन्च किया था। इस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। ब्लूमबर्ग 2025 की दुनिया की 25 सबसे अमीर परिवारों की जो सूची जारी की गई थी उसमें भारत की ओर से देखा जाए तो अंबानी परिवार एकमात्र भारतीय परिवार था। इस टॉपिक पर हमने चर्चा किया। पिछले ही वीडियो हमने देखा था कि वी साईराम जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम क्या है? बी साईराम। ये जो नियुक्तियां होती हैं, नियुक्ति वाला जो पॉइंट है उसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम चर्चा करें, आईआईटी बॉम्बे और वर्टिव ने मिलकर एआई डेटा सेंटर्स जो है उनके लिए उन्नत कूलिंग तकनीकी विकसित कर रहे हैं, तो साझेदारी की है। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे और वर्टिव के द्वारा मिलकर क्या विकसित किया जाएगा? जो एआई डेटा सेंटर्स होते हैं इनके लिए उन्नत कूलिंग तकनीकी विकसित की जाएगी, जिससे जो पानी है पानी की खपत भी कम होगी और ज्यादा कूलिंग, यहां पर देखा जाए कूलिंग सिस्टम जो है नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कूलिंग सिस्टम विकसित किए जाएंगे, जिससे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स होते हैं ना उनको भी कम किया जा सके। आगे देखिए, 45वां इंडो, यहां पर देखा जाए 45वां इंडो कारपेट नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है यहीं पर इंडो कारपेट परीक्षा में पूछ सकता है कि जो इंडो कारपेट युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है। तो यहां पर देखा जाए इंड से तो बना है इंडिया और इंडो से इंडोनेशिया। ठीक है, इंडो, तो इन्हीं दोनों के बीच में किया जाता है। ये कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया गया? 45वां संस्करण था। कहां पर इसका आयोजन हुआ? ये नौसैनिक अभ्यास था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, नौसैनिक अभ्यास था और अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे देखें, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में ओस्मान डेम्बले ये पुरुषों की कैटेगरी में, और वहीं पर देखा जाए आयताना बोनमाती ये महिलाओं की कैटेगरी में, इनको देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में। ये दोनों नामों को याद रखना है कि फीफा के द्वारा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको नामित किया गया पुरुषों की कैटेगरी में? ओस्मान डेम्बेले को, और आयतना बोनमाती को महिलाओं की कैटेगरी में। ठीक है, आगे चर्चा करें, फोटोनिक्स ओडिसी नामक भारतीय टीम ने नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप चैलेंज 2025 को जीत लिया था। मोरक्को ने फीफा अरब कप जीतकर दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वहीं पर चर्चा करें, भारत एआई एप्स के डेली और मंथली एक्टिव यूजर के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर रहा। झारखंड सरकार ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2025 को मंजूरी प्रदान की है। भारत वर्ष 2026 में, यहां पर देखा जाए भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? भारत ने संभाल ली है ब्रिक्स की अध्यक्षता। आपसे मैंने पूछा था पिछले वीडियो में कि जो ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक यहां पर एस का मतलब तो साउथ अफ्रीका हो गया। जब ब्रिक कंट्रीज थे, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए एक अर्थशास्त्री थे जेम ओनील। ठीक है, जेम ओनील के द्वारा ही ब्रिक्स शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले, और 2010 में देखा जाए साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया था। चलिए हम चर्चा करते हैं अपने वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। यहां पर देखा जाए द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक है, अब इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। अभी तक किसी भी दुनिया के वैश्विक नेता को इथोपिया के द्वारा यह सम्मान नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन यहां पर पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। यह सम्मान इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? अबी अहमद अली वर्तमान में कहां के देखा जाए तो प्रधानमंत्री है, इथोपिया के प्रधानमंत्री है। चर्चा करें, यह प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त 28वां सर्वोच्च विदेशी सम्मान है, जो उनकी 16 दिसंबर को शुरू हुई यात्रा के जो 2 दिवसीय यात्रा थी उसी के दौरान प्रदान की गई थी। ठीक है, आगे चर्चा करें, चिली के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं?
इस पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए चिली में दक्षिणपंथी नेता है जोस एंटोनियो कॉस्ट। जोस एंटोनियो कॉस्ट, इतना नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चिली के देखा जाए नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां होती है ना, अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति, इसमें एक चीज आप ट्रेंड पकड़ेंगे तो आपको कॉमन लगेगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप देखते हैं तो वहां पर एक चीज कॉमन आपको दिखेगी, जो नियुक्तियों से संबंधित सवाल होते हैं अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में, वहां पर एक चीज सबसे कॉमन आपको हर पेपर में दिखेगा, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, उत्तराखंड पीसीएस का कोई भी पेपर हो। अगर कोई व्यक्ति भारतीय है और किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है तो उस सवाल को पूछा जाता है आपसे परीक्षा में, या तो जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है, विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, उनकी नियुक्ति आपसे परीक्षा में पूछी जाती है अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में। अन्य अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में देखा जाए तो उतना फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चाहे वो प्रथम महिला राष्ट्रपति हो, प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो, इनसे संबंधित सवाल आपके आए हुए हैं। या तो कोई भारतीय व्यक्ति है वो शीर्ष पद पर पहुंचा है किसी संस्था में, तो वहां से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है, क्योंकि ये देखा जाए राष्ट्राध्यक्ष बने हैं चिली के, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिली में दक्षिणपंथी नेता जोस एंटोनियो कॉस्ट को नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते हुए 58% वोट हासिल किया है, जबकि वामपंथी उम्मीदवार जेनेट जारा ने, ठीक है, किसने, जेनेट जारा ने 42% वोट हासिल किया था। यहाँ पर चर्चा करें, यह परिणाम 1990 में सैन्य तानाशाही के अंत के बाद चिली की राजनीति में सबसे बड़ा दक्षिणपंथी झुकाव माना जा रहा है, ठीक है। 1990 में जब सैन्य तानाशाही थी, जब उसका अंत हुआ था, उसके बाद देखा जाए अब सबसे बड़ा दक्षिणपंथी झुकाव माना जा रहा है। और यहाँ पर ये दक्षिणपंथी नेता है चिली के राष्ट्रपति जो बने हैं जोस एंटोनियो कॉस्ट, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी, ठीक है। अब ये दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी कौन सी बन गई है, चर्चा करते हैं। देखा जाए 2025 में ही यहां पर मैंने आपको बताया था कि 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी। उसके बाद फिर देखा गया ये 5 ट्रिलियन की मार्केट कैप को पार कर चुकी है, ठीक है। एनवीडिया कंपनी जो है ये 5.04 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी बन गई है एनवीडिया। कंपनी का मुख्यालय सान कालरा कैलिफोर्निया में स्थित है और इसके प्रमुख संस्थापकों में देखा जाए तो जेनसन हुआंग का नाम शामिल है। इसके प्रमुख संस्थापक कौन, जेनसन हुआंग इसके प्रमुख संस्थापक है, ठीक। और इसका देखा जाए तो मुख्यालय कहां पर है, सान कालरा में इसका मुख्यालय अवस्थित है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए, यहां पर चर्चा करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। इनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रशांत कुमार, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं प्रशांत कुमार, इनको देखा जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जो प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद रिक्त हुए पद पर की गई है। आगे चर्चा करें 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए जो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में किया गया। इस प्रतियोगिता में मनु भाकर ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि सिमरनप्रीत कौर बराड़ जो है इन्होंने जूनियर महिला में 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी इसमें मनु भाकर ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स था, और वहीं पर सिमरनप्रीत कौर बराड़ जो थी इन्होंने जूनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आगे देखिए, दुनिया की पहली वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी कौन सी है, यहां पर देखा जाए किस देश में संचालित किया गया, तो दुनिया की पहली वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी, ठीक है। यहां पर देखा जाए चीन ने 8 दिसंबर 2025 को दुनिया की पहली वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया था, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दुनिया की पहली वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी का संचालन किस देश में किया गया, किस देश में किया गया, ये सवाल आपसे पूछ ले तो यहां पर आपको टिक करना होगा चीन में किया गया, ऐसा काम चीन में किया गया, ठीक है। यहां पर देखें, यह परीक्षण इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के बाओशेन रेलवे स्टेशन पर किया गया। इसे चीन सेनहुआ एनर्जी जो
CHN एनर्जी की सहायक कंपनी है, इसी के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर चर्चा करें, इस तकनीक में मैकेनिकल कैलिपर्स की जगह पर वायरलेस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसमें 7 मालगाड़ियां बिना किसी भौतिक या यांत्रिक जुड़ाव के साथ एक साथ संचालित हो रही थी। मतलब यहाँ पर जैसे अभी तक आप मालगाड़ी देखते थे तो यहाँ एक कैलिपर्स लगा होता था, ठीक है। कैलिपर्स ऐसे लगे होते थे। अब ये कैलिपर्स एक दूसरे को फंसे रहते थे तो गाड़ी आगे चलती रहती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ये वायरलेस है, तो वायरलेस का मतलब ये है कि ये मालगाड़ी ऐसे चल तो रही है लेकिन बिना किसी यांत्रिक या भौतिक जुड़ाव के एक के साथ एक संचालित हो रही है, ठीक है। तो ऐसा संचालन कहाँ पर किया गया? दुनिया की पहली वायरलेस नियंत्रित मालगाड़ी किस देश में? चीन में संचालित की गई है। आगे देखिए टर्नर पुरस्कार 2025 के बारे में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चर्चा करें, यहां पर देखा जाए ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार है निन्ना कालू। टर्नर पुरस्कार 2025 इनको सम्मानित किया गया है। परीक्षा वहां से पूछे कि टर्नर पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया, तो इनका नाम है निन्ना कालू को, ठीक है। वे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली पहली न्यूरो डाइवर्स यानी कि सीखने की अक्षमता वाली कलाकार बनी है। सीखने की अक्षमता वाली पहली कलाकार है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, और ये ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार निन्ना कालू को वर्ष 2025 का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है। चर्चा करें तो पुरस्कार की घोषणा 9 दिसंबर 2025 को की गई थी और इसके तहत देखा जाए 25,000 ब्रिटिश पाउंड की राशि प्रदान की जाएगी। आगे चर्चा करते हैं सिर्फ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 के बारे में। देखा जाए तो सिर्फ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन संस्करण जो था ये 21 दिसंबर 2025 को दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में किया गया। इस प्रतियोगिता में ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो था, जो भारत का है, इसने फाइनल में नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल क्लब को 3-0 से पराजित किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईस्ट बंगाल FC था उसने नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल FC को, यहाँ पर APF जो सशस्त्र पुलिस बल है नेपाल का, उसको पराजित किया 3-0 से, ठीक है। और इस जीत के साथ ही ईस्ट बंगाल अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाला भारत का पहला महिला फुटबॉल क्लब बन गया है, ठीक है। तो भारत का पहला महिला फुटबॉल क्लब कौन सा है जिसने कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है? अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है तो वो कौन सा है? तो ईस्ट बंगाल FC है, ठीक है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस जो होता है ये 2025 में 22 दिसंबर 2025 को बनाया गया। कब बनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस? 22 दिसंबर 2025 को। याद रखना है आपको, हर साल देखा जाए जो रामानुजम है, ठीक है, रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम, इनकी स्मृति में, इनकी जयंती पर, इनकी स्मृति में हर साल गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर का दिन, ठीक है। तो यह दिन महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के रूप में, स्मृति के रूप में मनाया जाता है। आगे देखें, भारत सरकार ने इसे दिसंबर 2011 में आधिकारिक रूप से स्टार्ट किया था। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 2011 में स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय गणित दिवस मनाना, और हर साल 22 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और किसकी जयंती होती है या किसकी यहाँ पर देखा जाए जन्मदिन होता है, तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, स्मूथ कोटेड उद्बिलाओं के संरक्षण के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा कावेरी बेसिन में, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कहां पर कावेरी बेसिन जो है ना, इसी कावेरी बेसिन में स्मूथ कोटेड उद्बिलाओं के संरक्षण के लिए एक विशेष पहल शुरू की गई है। यह 1 वर्षीय परियोजना तंजावुर, तिरुवरूर और कुड्डालोर जिले में लागू की जा रही है। 3 जिले याद रखिएगा, तंजावुर, तिरुवल्लूर और कुड्डालोर, ठीक। ये कुड्डालोर जिले तीनों तमिलनाडु में पड़ते हैं और यहीं पर 1 वर्षीय प्रोग्राम है ये। परीक्षा में आपसे सवाल पूछ सकता है, कथन कारण, जो कारण होते हैं ना, मतलब 2 पॉइंट वाले होते हैं, 2 कथन वाले, 2 कथन। अब ये तो है 1 वर्षीय, ठीक है। अब आपसे 2 कथन में पूछेगा कि पंचवर्षीय है, ठीक है, ये पंचवर्षीय प्रोग्राम है, और जैसे ही लिख देगा पंचवर्षीय प्रोग्राम है वैसे ही गलत हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा तो स्टार्ट की गई है स्मूथ कोटेड उद्बिलाओ संरक्षण पहल, कावेरी बेसिन में स्टार्ट किया गया, ये भी सही है, लेकिन ये पंचवर्षीय नहीं, ये 1 वर्षीय पहल है, 3 जिले में स्टार्ट की गई है। चर्चा करें, इस पहल का नेतृत्व तमिलनाडु वन विभाग की अनुसंधान शाखा कर रही है, जिसमें AWET सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करेगी। स्मूथ कोटेड उद्बिलाओ, जिन्हें स्थानीय मछुआरे क्या कहते हैं? मीन कट्टी कहते हैं, सामाजिक रूप से समूहों में रहते हैं और शिकार करते हैं। तो ये उद्बिलाओ है बेसिकली, यहाँ पर इनको मीना कट्टी कहा जाता है,
मछलियों का शिकार करते हैं, सामाजिक रूप से ये समूह में रहते हैं और शिकार करने का कार्य करते हैं। ये प्रजाति IUCN की सुमेध सूची में शामिल है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची 1 है उसके तहत लिस्टेड है। यह उदबिलाव मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के देखा जाए, ये उदबिलाव जो है, ये जो मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, इसकी सेहत के लिए संकेतक माने जाते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के सेहत के संकेतक माने जाते हैं। अगर उदबिलाव मीठे पानी के क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है, साउथ इंडिया में खासकर, कि जो मीठे पानी के क्षेत्र है, वो जो मीठे पानी का क्षेत्र है उस पारिस्थितिकी में अगर ये उदबिलाव पाए जा रहे हैं तो यानी कि वो सेहतमंद पारिस्थितिकी तंत्र है, वहां पर मछलियां पर्याप्त मात्रा में है, अन्य जीव जंतु उस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ठीक ठाक मात्रा में व्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली पैराप्लेजिया यानी कि व्हीलचेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति। अब यहां पर पैराप्लेजिया एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कौन है, क्या नाम है उनका, तो यहां पर देखा जाए मिशेला बेंटहास। ठीक है, मिशेला बेंटहास जो है ये 20 सितंबर 2025 को अंतरिक्ष यात्रा कर इतिहास रच दिया है। जर्मन की इंजीनियर है, वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनी है। ठीक है, तो व्हील चेयर के साथ में देखा जाए अंतरिक्ष में गई है। और यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये उड़ान ब्लू ओरिजिन की न्यू शेफर्ड NS-37 मिशन के तहत वेस्ट टेक्सास अमेरिका से प्रक्षेपित की गई थी। ठीक है, लगभग 11 मिनट में इस सब ऑर्बिटल उड़ान में यान ने करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई यानी कि जो कार्बन रेखा है उसके पास तक पहुंचकर उड़ान अपनी भरी थी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड NS-37 मिशन ने। और उसी के तहत देखा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति कौन बन गई, मिशेला बेंटहास बन गई। 20 दिसंबर 2025 को यह मिशन, यह अंतरिक्ष मिशन संचालित किया गया था। चर्चा करें तो इस मिशन में उनके साथ हंस कैनिंग्समैन और 4 अमेरिकी उद्यमी भी शामिल थे। ठीक है, तो यहां पर टोटल 6 लोग गए थे, 6 लोग गए हुए थे, जहां जिसमें हंस कैनिंग्समैन और 4 अमेरिकी उद्यमी, साथ ही साथ यहां पर जो मिशेला बेंटहास है ये सम्मिलित थी। चलिए आगे चलते हैं। INS सिंधुघोष को औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक, तो यहां पर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है INS सिंधुघोष, इसको 19 सितंबर 2025 को नौसेना डकयार्ड मुंबई से औपचारिक रूप से यहां पर सेवा मुक्त किया गया है। यह कार्यक्रम पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत आयोजित हुआ था, जिसमें वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन यहां पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे थे। चर्चा करें तो सिंधुघोष श्रेणी की यह पनडुब्बी जो सोवियत मूल के किलो क्लास पनडुब्बी है, ठीक है, इसने भारतीय नौसेना में 40 वर्षों तक गौरवशाली और निरंतर सेवा प्रदान की है। समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। तो जो सिंधुघोष श्रेणी की ये INS सिंधुघोष है, इसको औपचारिक रूप से देखा जाए सेवा मुक्त कर दिया गया है दिसंबर 2025 में। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब के 3 शहर हैं, इनको पवित्र शहर घोषित किया गया है। इसके पूर्व मैंने आपको बताया था, पहले ही दिसंबर महीने के करंट अफेयर में पढ़ा चुका हो, तो वहां पर घोषणा हुई थी, मतलब प्रस्ताव रखा गया था और अब घोषित भी कर दिया गया है। ठीक है, वहां पर प्रस्ताव की बात की थी, यहां पर घोषणा की बात की गई है। तो देख लेते हैं कौन सा शहर, एक बार फिर से देखेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब, तलवंडी साबो की वाल्ड सिटी यानी कि पुराना जो अंदरूनी क्षेत्र है उसको पवित्र शहर घोषित किया है। ठीक है, तो अमृतसर, आनंदपुर साहब और तलवंडी साबो, इन तीनों को देखा जाए पवित्र शहर घोषित किया गया है। यह घोषणा श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के अवसर पर की गई है। चर्चा कर ले, इन तीनों शहरों में सिख धर्म के प्रमुख 3 तख्त स्थित हैं। अमृतसर में अकाल तख्त साहिब स्थित है, आनंदपुर साहिब में देखा जाए तो तख्त श्री केशगढ़ साहिब अवस्थित है, तलवंडी साबो में देखा जाए तो तख्त श्री दमदमा साहब अवस्थित है। ठीक है, जिससे इनका धार्मिक महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। पवित्र शहर घोषित किए गए जो क्षेत्र है, यहाँ पर मांस, शराब, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ये नियम केवल वार्ड सिटी क्षेत्रों में लागू होंगे, जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां पर लागू होंगे, जिनका उद्देश्य धार्मिक पवित्रता को बनाए रखना है और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर वातावरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये वार्ड सिटी जो है अंदरूनी क्षेत्र है, जो अंदरूनी क्षेत्र है वहीं पर इसको लागू किया जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 भारत में 24 दिसंबर को डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान विषय के साथ मनाया गया। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर को मनाया गया। डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान, ये इसका थीम था। थीम याद रखना है आपको, डिजिटल न्याय के माध्यम से तीव्र और कुशल समाधान इसका थीम था। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह दिन उपभोक्ता अधिकारों, सुरक्षा और जागरूकता के महत्व को रेखांकित करता है। चर्चा करें तो 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। और इसी स्मृति में देखा जाए तो हर साल जो 24 दिसंबर का दिन होता है इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 का थीम उपभोक्ता शिकायतों को तेज, पारदर्शी, प्रभावी समाधान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई जागरूकता और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन जैसे पहलों पर भारत के बढ़ते फोकस को दर्शाता भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चर्चा करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है विनोद कुमार शुक्ला, इनका निधन हो गया है। विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है, यहां पर देखा जाए तो जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, ठीक है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्रदान किया गया था, उसके विजेता थे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला का छत्तीसगढ़ के रायपुर में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। चर्चा करें, वे अपनी सरल, संवेदनशील और गहन लेखन के लिए जाने जाते थे। उनके उपन्यास, कविताएं और कहानियां समकालीन हिंदी साहित्य की विशेष दिशा देने वाली रही हैं। एम्स रायपुर में उपचार के दौरान उनके निधन से हिंदी साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति हुई है। उनके साथ साहित्य में मानवीय संवेदना और सादगी से भरे एक महत्वपूर्ण युग का अंत भी माना जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर तो ये हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखा, जो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। मैं आपसे एक सवाल यहां पे पूछूंगा, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर देखा जाए वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 2025 सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों का उत्तर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस वीडियो की क्लास पीपीटी, पीडीएफ इत्यादि आपको जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सोमवार को आपको सारी पीडीएफ शेयर कर दी जाएंगी। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे की जो क्लास है वो भी आज ही आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है, इस क्लास को करते हैं पर समाप्त और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।